Ma'am, it is visible? Yes, sir. Yes. ओके ओके। शुभ प्रभात बच्चों। बृहन मुंबई माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पहले इकाई का जो अंतिम पाठ है या हम कविता कहेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं। 11वीं कविता निर्माणों के पावन युग में। एक कविता का आज हम पठन करेंगे, साथ ही साथ उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न आज हम करेंगे। यहाँ पे इस कविता के जो लेखक हैं निर्माणों के पावन युग में, वे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका पहले हम परिचय जान लेंगे और उसके बाद उनके प्रमुख कृतियां कौन सी हैं, साथ ही साथ ये जो हम कविता आज पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे और फिर हम कविता का भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी है। वे हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ या प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही वे कवि भी थे, पत्रकार भी थे और वक्ता भी थे। आपकी रचनाएं जीवन की जीजी विषया, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह हैं मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह है एक, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ये कुछ गद्य रचनाएं हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के। निर्माणों के पावन युग में एक कविता के बारे में अगर हम जानना चाहे तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये जो है निर्माणों के पावन युग में एक कविता है। और कविता किसे कहते हैं? रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। और जो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने की विशेष महत्व प्रदान किया है। इस कविता में जो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वे कहते हैं या वे बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हमें संस्कृति का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। हमारी जो भी संस्कृति हो उसका सम्मान करना हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। अब वे साथ ही साथ जगत मतलब ये दुनिया के बारे में, इसका कल्याण कैसा किया जाए, इसका उत्थान कैसा किया जाए, ये संदेश इस कविता के माध्यम वाजपेयी। तो बच्चों, अभी हम ये कविता का भावार्थ समझने के पहले एक बार कविता का पठन कर लेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुंधा
वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कृति कुमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कविता का हम अब सरल जो अर्थ है वो जानने का प्रयत्न यहाँ से आप करेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। ये जो पंक्तियां भी हमने पढ़ी हैं, इसमें कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का है। मतलब ये युग जो है वो निर्माणों का युग है, यानी विकास का युग है। ये युग जो है, ये जो समय चल रहा है, ये कौन सा समय है? विकास करने का है, विकास का समय है, या जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं प्रोग्रेस करने का टाइम है अभी। ये युग बहुत पवित्र है, वह इस युग को पवित्र मानते हैं यहाँ पे। पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ चरित्र जो है, यानी हम कैसे हैं, कैसा हमें बर्ताव करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, इस बात पे भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। मतलब वो कहते हैं निर्माणों का युग है, पवित्र युग है, परंतु यहाँ पे हमें चरित्र निर्माण को नहीं भूलना चाहिए। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है चरित्र निर्माण। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं, सबको अपना ही फायदा देख रहे हैं, मतलब सब लोग मतलबी बनते जा रहे हैं। तो ये गलत है, ऐसा कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। मतलब हम खुद का हित तो देख रहे हैं, पर इससे संसार का कल्याण हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हमारे प्रकृति को कोई नुकसान हो रहा है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और वो ध्यान में रखते हुए हमारे कदम हमें उठाने चाहिए। कवि कहते हैं कि ये सच है कि समुद्र अपार और अथाह है। समुद्र जो है अपार है, बहुत बड़ा है, उसका अंत हमें नजर नहीं आता। इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है। जैसे समुद्र बहुत बड़ा है, वैसे संघर्ष भी हमारे अपार है, उसका भी कोई अंत नहीं है। किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं है। जो साहसी व्यक्ति होते हैं, जो मंझधार होता है, नाविक होता है, जो नाव चलाता है, वह नाव जब चलाता है तो कैसी भी परिस्थिति हो, वो प्रयत्न आखिर तक करता है कि हम नाव को किनारे तक पहुंचा दे, और जो उसके साथ उस नाव में बैठे रहते हैं उनको भी किनारे तक सही सलामत पहुंचाया जाए। तो वैसे ही जो साहसी व्यक्ति होता है, वह अपना संघर्ष कभी बीच में नहीं छोड़ता। वह जब तक उसका हल ढूंढ ना ले, या जो उसका किनारा है, यानी जो उसकी सफलता है, वहां तक पहुंच नहीं जाता, तब तक वो संघर्ष करता रहता है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। अगर मुश्किल है, समस्या है, संघर्ष हमारा मुश्किल होते जा रहा है, तो हमें उसके लिए नए नए तरीके अपनाने होंगे, और नए तरीके अपनाते हुए हमें
उसके हल ढूंढना होगा और सफलता प्राप्त करनी होगी। इस बात को हमें यहाँ पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि कभी ये जो कुछ पंक्तियां हैं, पहले कुछ पंक्तियां इसमें बता रहे हैं कि हमें विकास करना आवश्यक है, पवित्र युग है, परंतु हमें निर्माणों के साथ साथ हमें चरित्र निर्माण भी करना है। और ये जो संसार है इसमें बहुत सारे संघर्ष आएंगे, परंतु हमें उस नाविक के जैसे जो किनारे तक अपनी नाव पहुंचाने के लिए अंतिम समय तक प्रयत्न करता रहता है, उसी तरीके से हमें इन संघर्षों से लड़ना है। जब तक हम अपने संघर्षों से लड़ते हुए हम सफलता को प्राप्त नहीं करते। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। जो ये अगले कुछ पंक्तियां हैं, इसमें कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वे कहना चाहते हैं, वो हमें बताना चाहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है। मतलब हमें अच्छा आचरण खुद में पहले लाना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें विनम्र बनना पड़ेगा। लोगों के सामने लोग हमें आदर्श माने ऐसा हमें खुद को बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम दूसरों से श्रेष्ठ बन सकते हैं, ये भावना हमारे अंदर जागृत होना आवश्यक है। तभी हमारे अंदर या लोगों में चेतना आ सकेगी, जागृति आ सकेगी। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। चाहे वो कितना भी शिक्षित हो जाए, अगर वो नैतिकता उसके अंदर नहीं है तो उसकी शिक्षा जो है वो विफल गई है, व्यर्थ है। उसका कोई भी फायदा उसके जीवन के लिए नहीं होगा, या तो समाज के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूल नहीं जाना चाहिए। चांदनी की तड़क भड़क यानी जो जगमगाहट हम देखते हैं आजकल, हम प्रगति करते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं, उस चांदनी के जो प्रकाश है, तड़क भड़क है, जगमगाहट है, उसमें हमें हमारे संस्कृति का सम्मान करना भूलना नहीं चाहिए। उसे हमें हमेशा याद रखना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। कवि आगे कहते हैं कि ये जो विकास हम कर रहे हैं इसमें हमें अपने चरित्र निर्माण, जो पंक्तियां फिर से इसमें दोहराई गई है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि ये युग पवित्र है, विकास का युग है, लेकिन यहाँ पे हमें चरित्र निर्माण को भूलना नहीं चाहिए। और जो वसुधा है, हमारी जो धरती है, उसके कल्याण, उसके हित के बारे में हमें सोचना बहुत ही आवश्यक है। उसके कल्याण के बिना हमारा कल्याण होना नामुमकिन है। तो वसुधा का कल्याण, इस पृथ्वी, इस जगत का कल्याण होना हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है, और उस विचार को ध्यान में रखते हुए हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, या हमारा जो विकास है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि वसुधा, हमारी धरती को कोई नुकसान ना हो और हम इस विकास के कारण उसका भी कुछ ना कुछ फायदा कर सके। अंतिम जो पंक्तियां हैं उन्हें हम देखते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले।
तो यहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो कवि हैं इस कविता के, वे यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं, हमसे कहना चाहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, जो वस्तु हमने आविष्कारों से निर्माण की है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है तो उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता। तो यह विज्ञान व्यर्थ है। चाहे हम कितना भी आविष्कार कर ले, या हम कोई भी चीज इस आविष्कारों के द्वारा या विज्ञान की सहायता से बना ले, अगर वो मनुष्य के काम नहीं आ सकती है तो वो व्यर्थ है। ये विज्ञान जो है वो व्यर्थ है, अगर वो मनुष्य के सकारात्मक रूप में, अगर वो उनके फायदे की नहीं है। अगर वो नुकसान पहुंचाती है या किसी फायदे की नहीं है तो वो विज्ञान क्या है? व्यर्थ है। वो व्यर्थ विज्ञान है। वो साइंस जो है, विज्ञान का अर्थ होता है साइंस, वो व्यर्थ हो चुका है। वो पढ़ के कोई फायदा नहीं हुआ है। इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न भूले। कि हम ये तड़क भड़क जो देख रहे हैं, भौतिक आजू बाजू हम देखते हैं, जगमगाहट देखते हैं, या हम अलग अलग आविष्कार देखते हैं, तो इसके बढ़ते प्रभाव में हम अपने जीवन का जो उत्थान है, जीवन का जो लक्ष्य है, या हमारे जो कर्तव्य है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें उसके उत्थान के अनुरूप कार्य करता रहना चाहिए। इस बात पे यहाँ पे कवि जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जोर दे रहे हैं। और जो ये पंक्तियां हैं दो, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, ये फिर से दोहराई गई है। तो इसका वही अर्थ है कि निर्माणों का विकास के युग में हम चरित्र निर्माण को नहीं भूलना चाहिए, और ये वसुधा जो है, इसके कल्याण हित में ही हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों की आपको ये कविता का भावार्थ बड़े अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं। तो चलो बच्चों, अभी इस कविता में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनके हम भावार्थ शब्दार्थ समझने का प्रयत्न यहाँ पे करेंगे। निर्माण यानी बनाने या रचने की क्रिया या रचना। पावन यानी पवित्र यानी शुद्ध। युग यानी इतिहास का बड़ा कालमान। चरित्र यानी आचरण। स्वार्थ साधना का अर्थ होता है अपना मतलब सिद्ध करने की क्रिया। वसुधा यानी जैसे मैंने कहा अपनी धरती, या उसे हम पृथ्वी भी कह सकते हैं। कल्याण यानी भलाई। अगम का अर्थ होता है अपार। अगाध यानी अथाह, बहुत बड़ा। सिंधु यानी समुद्र, सागर। संघर्ष यानी विकट परिस्थिति से निकलकर आगे बढ़ने का जो प्रयास होता है। ठीक है, विकट परिस्थिति में मतलब मुश्किलों से हमें जब जूझ कर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उसे संघर्ष कहते हैं। मझधार, साहस का अर्थ होता है हिम्मत, यानी उलझन या जटिलता दूर करना। नूतन यानी नया। अनुसंधान, खोज या जांच पड़ताल। शील यानी मिजाज या चाल ढाल या अच्छा चरित्र। विनय यानी नम्रता। आदर्श, अनुकरणीय वस्तु। श्रेष्ठता, उत्तमता। झंकार यानी झन झन का स्वर। साधना का अर्थ होता है यहाँ या सिद्धि करना। नैतिक यानी नीति संबंधी। कृति यानी यश, शोभा या चमक। कौमुदी यानी चांदनी। गरिमा यानी महत्व, महिमा। कृति कोई अच्छा या बड़ा काम। सृजनहीन यानी जिससे सृजन न हो सके। व्यर्थ यानी निरर्थक। उपकार यानी भलाई। भौतिकता यानी
सांसारिकता, उत्थान का अर्थ होता है उन्नति। ये शब्द अर्थ के आप स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं कि अगर आपको बाद में याद ना रहे तो आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। तो आइए बच्चों, अभी हम इसके जो स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर हैं वो हम किस प्रकार के प्रश्न हमें स्वाध्याय में पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से हमें उनके उत्तर लिखने हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। और पद्यांश जो हमें दिया हुआ है वो है, निर्माणों के पावन, यहाँ से शुरुआत है उसकी और अंत है, नूतन अनुसंधान न भूले, नूतन अनुसंधान न भूले। कृति है आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। निर्माणों के युग को कहा गया है, पहला आकृति क्या है, निर्माणों के युग को कहा गया है। क्या कहा गया है? पावन, निर्माणों के पावन युग ऐसे कहा गया है। तो उत्तर क्या आएगा? पावन। आंधी है, कैसी है आंधी? स्वार्थ साधना की, स्वार्थ साधना की आंधी है। निर्माणों के पावन युग में हम इसे ना भूले, नूतन अनुसंधान उत्तर एक उन्होंने दिया है, 2 उत्तर हमें और लिखने हैं। तो और क्या क्या हमें नहीं भूलना चाहिए निर्माणों के पावन युग में? जो हमें किन चीजों को नहीं भूलना चाहिए, तो उसमें आएगा चरित्र निर्माण और साथ ही साथ आएगा वसुधा का कल्याण। चरित्र निर्माण और उसके साथ आएगा वसुधा का कल्याण। उत्तर के साथ देखते हैं। निर्माणों के युग को कहा गया है पावन, आंधी है स्वार्थ साधना की। निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूले, किसे? चरित्र निर्माण, वसुधा का कल्याण और नूतन अनुसंधान। इन 3 चीजों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितना भी हम विकास कर ले। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालते जाइएगा, जो जो स्क्रीन में उत्तर हम लिखे दे रहे हैं। कृति 2, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। समुद्र की 2 विशेषता हमें यहाँ पे बतानी है। तो समुद्र की 2 विशेषताएं क्या है? वे अगम है और अगाध है, अगम और अगाध। पद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों। यहाँ पे हमें 2 प्रश्न बनाने हैं। प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए संघर्षों का और साहस को। और ये जो प्रश्न रहेंगे वे हमारे दिए हुए पद्यांश पे आधारित ही होने चाहिए। अगर आप प्रश्न सही भी बनाते पर वो पद्यांश पे आधारित नहीं है तो आपको उसके अंक कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो हम क्या प्रश्न यहाँ पे बना सकते हैं? संघर्षों का, इस पे अगर प्रश्न बनाना है, पार किसका नहीं है? पार किसका नहीं है? संघर्षों का पार नहीं है। साहस को, इस पे अगर हमें प्रश्न बनाना है तो हम क्या प्रश्न बना सकते हैं? मझधारों में डूबना किसे स्वीकार नहीं है? किसे नहीं है? साहस को या साहसी व्यक्ति को डूबना स्वीकार नहीं है, वो अंतिम समय तक संघर्ष करता रहता है। अगला जो है उत्तर लिखिए। पद्यांश में आया सौर मंडल का एक ग्रह, एक जो ग्रह है सौर मंडल, उसका एक ग्रह का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो इस सौर मंडल में आया है? वह है वसुधा यानी पृथ्वी, हमारा ही जो ग्रह जहाँ पे हम रहते हैं उससे वसुधा नाम से उस कविता में दिया गया है, जिसे हम सरल भाषा में पृथ्वी कहा करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। और यहाँ पे जो पद्यांश दिया है वो दिया है शील विनय आदर्श, यहाँ से उसकी शुरुआत है और अंत होता है उत्थान न भूले।
यहाँ पे उसका उस परिच्छेद का, उस पद्यांश का अंत होता है। इस पर आधारित जो पहले आकलन कृति हमें पूछी गई है, संजाल पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए मनुष्य के 4 सद्गुण। पद्यांश में आए मनुष्य के 4 सद्गुण हमें पूछे गए हैं। तो इसके उत्तर क्या आएंगे? शील, आदर्श, विनय और श्रेष्ठता। कौन कौन से हैं? शील, आदर्श, विनय और श्रेष्ठता। अगली जो आकलन कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। शिक्षा के साथ आवश्यक है। शिक्षा के साथ क्या आवश्यक होता है? मनुष्य का नैतिक आधार। यह शिक्षा के साथ आवश्यक है। क्या है? मनुष्य का नैतिक आधार। हम जिन्हें न बुलाएं वे कौन कौन, किसे हम बुला नहीं सकते? संस्कृति का सम्मान करना और जीवन का उत्थान करना, ये 2 चीजों को हम कभी बुला नहीं सकते। कौन कौन सी है? संस्कृति का सम्मान करना और जीवन का उत्थान करना। तो इसके उत्तर के साथ देख लेते हैं। पद्यांश में आए मनुष्य के 4 सद्गुण, शील, आदर्श, विनय और श्रेष्ठता। शिक्षा के साथ आवश्यक है मनुष्य का नैतिक आधार। हम जिन्हें न भुलाए वे संस्कृति का सम्मान करना और जीवन का उत्थान करना। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा आप इसका। अगली जो आकलन कृति है वह आकृति पूर्ण कीजिए। होना जरूरी है आविष्कारों में, विज्ञान में। तो आविष्कारों में क्या होना जरूरी है? मनुष्य का प्यार होना जरूरी है। और विज्ञान में क्या होना चाहिए? प्राणियों का उपकार होना जरूरी है, मतलब प्राणियों के हित के लिए कुछ किया जाए, ऐसा विज्ञान होना चाहिए। तो आविष्कारों में मनुष्य का प्यार होना आवश्यक है और विज्ञान में प्राणियों का उपकार होना आवश्यक है। पद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। हमें ऐसे प्रश्नों का यहाँ पे निर्माण करना है जो पद्यांश पे आधारित तो हो, साथ ही साथ उसके उत्तर हो सृजनहीन या उपकार शब्द। तो सृजनहीन के लिए हम क्या प्रश्न बना सकते हैं? कौन सा विज्ञान व्यर्थ है? जो सृजनहीन विज्ञान है वो व्यर्थ है, जो मनुष्य के काम नहीं आ सकता या मनुष्य के हित के लिए नहीं। उपकार, सृजनहीन विज्ञान से मनुष्य का क्या नहीं होता? तो क्या नहीं होता? उपकार नहीं होता। जो व्यर्थ का विज्ञान है उससे मनुष्य का उपकार नहीं होता, फायदा नहीं होता। तो होना जरूरी है आविष्कारों में मनुष्य का प्यार, विज्ञान में प्राणियों का उपकार। कौन सा विज्ञान व्यर्थ है? सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। मतलब हमें शब्द दिया था, उसमें हमें प्रश्न बनाना था। उपकार एक प्रश्न दिया, शब्द दिया था, उस पर प्रश्न बनाया गया। सृजनहीन विज्ञान से मनुष्य का क्या नहीं होता? तो उपकार नहीं होता। स्क्रीनशॉट इसका भी निकालते जाइएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रस्तुत कविता का पद्य विश्लेषण कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें रचनाकार का नाम, कविता की विधा, पसंद की पंक्तियां पसंद होने के कारण और कविता से प्राप्त संदेश हमें यहाँ पे लिखना है। तो रचनाकार का नाम सबसे पहले लिखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी और कविता है निर्माणों के पावन युग में। और ये कविता की जो विधा है वो है कविता। इस कविता की विधा भी क्या है? कविता, क्योंकि हमने कई बार देखा है कविता की विधा होती है, कभी गजल होती है, कभी शायरी होती है, तो अलग अलग विधा होते हैं। तो इस कविता की विधा कविता ही है। पसंद की पंक्तियां, यहाँ पे देखिए पसंद की पंक्तियां आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती हैं, तो आप बदल के लिख सकते हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पे मैंने एक मेरे पसंद की कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी है। आविष्कारों की कृतियां में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। ये पंक्तियां मुझे पसंद थी। अब जो पंक्तियां पसंद है उसका होने का कारण भी मुझे यहाँ पे लिखना आवश्यक होता है।
तो आज के वैज्ञानिक युग में तरह तरह के नए निर्माण हो रहे हैं। कवि ने कहा है कि आविष्कार की गई कृति यदि मानव के हित में नहीं है और उससे मनुष्य का कोई उपकार नहीं हो सकता तो विज्ञान का यह सृजन व्यर्थ है। कवि के ये विचार मुझे बहुत पसंद आए। अंत में आप ऐसे इसको अंत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो पंक्ति पसंद है वो पहले आपको लिखनी है, पसंद की पंक्तियां, और साथ में उसके बाद में पंक्तियां पसंद होने का कारण भी आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कविता विश्लेषण में या पद्य विश्लेषण में। कविता से प्राप्त संदेश या प्रेरणा क्या मिली या संदेश क्या मिला है, तो वो आपको अंत में लिखना आवश्यक है। तो कवि ने विज्ञान से होने वाले निर्माणों को आवश्यक बताते हुए कहा है कि यह निर्माण का पावन युग है, पर हमें इसमें अपने चरित्र निर्माण, संसार के कल्याण, नए नए आविष्कारों की खोज, जीवन मूल्यों का उत्थान तथा अपनी संस्कृति का सम्मान करने की बात सदा याद रखनी चाहिए। कविता से हमें यही संदेश मिलता है। जो भी आपको संदेश लगता है या एक एक बार जो हमने कविताएं पढ़ी है उसका संदेश आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से ये पांचवा जो इसका अंतिम विभाजन है कविता से प्राप्त संदेश वो आप लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी और साथ ही साथ इस कविता में इसके भाव अर्थ, इसके शब्द अर्थ भी आपको समझ में आए होंगे। बस अंत में एक बार मैं फिर से कविता में कवि क्या कहना चाहते हो बताऊंगा संक्षिप्त में। और यहाँ पे हमारा पाठ जो निर्माणों के अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वे कहना चाहते हैं कि आज का युग जो है विज्ञान का युग है और निर्माणों का पवित्र युग है। इस कविता में कवि ने कहा है कि हमें इस विकास काल में भी नए नए अनुसंधान करने, अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण करने के साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। यहाँ पे कवि जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं चरित्र का निर्माण। चरित्र यानी क्या? चरित्र यानी हम लोगों के साथ कैसे रहते हैं, किस चीज को महत्व देते हैं, माता पिता के साथ कैसे रहते हैं, बड़ों के साथ कैसे रहते हैं, छोटों के साथ कैसे रहते हैं, कैसा हमारा बर्ताव है इस समाज के लोगों के साथ, इन सब चीजों को मिला के हमारा चरित्र बनता है। हमारा रहन सहन कैसा है। तो ये बात पे मतलब चरित्र पे सबसे ज्यादा जोर इसमें कवि देते हैं कि आप कितनी प्रगति कीजिए, विकास कीजिए, अनुसंधान कीजिए, सब कुछ कर ले, परंतु अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है चरित्र का निर्माण। वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ ये जो हमारी कविता है निर्माणों के पावन युग में, ये यहाँ पे हमारी समाप्त होती है। यहाँ पे हमने हमारे कविता का भावार्थ, कवि का परिचय और साथ ही साथ स्वाध्याय के सभी प्रश्न यहाँ पे हमारे समाप्त होते हैं। धन्यवाद। हेलो 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 मैम, हेलो मैम। बच्चों हमारा समय थोड़ा बाकी है, इसलिए हम फिर से एक बार इस कविता का जो भावार्थ है उसे जानने का, समझने का
प्रयत्न करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से याद भी रहे। तो भावार्थ हम देखते हैं फिर से एक बार। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना आगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। यहाँ पे इन पंक्तियों में जो कवि हैं वे कहना चाहते हैं कि ये जो विकास का युग है, निर्माणों का युग है, इस युग में ये युग बहुत पवित्र युग है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। मतलब हम विकास कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, परंतु जो चरित्र निर्माण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। सभी को अपना मतलब से ही मतलब है, अपने स्वार्थ सिद्ध करने से ही मतलब है। सब, जिसे हम सेल्फिश कहेंगे अंग्रेजी में, सब लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे चरित्र निर्माण कभी नहीं हो सकता। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में अपने खुद के हित के लिए अगर हम सिर्फ देखें तो हम इस संसार का कल्याण कभी नहीं कर सकते। हम अगर सेल्फिश हो जाएं, स्वार्थी हो जाएं, तो हम ये संसार का, ये वसुंधरा का कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ खुद का अगर विचार करेंगे तो हम समाज के लिए हम कभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कवि और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि समुद्र जो है वो बहुत ही अपार है, अतः है, बहुत बड़ा है, विशाल है, और इसमें जो संघर्ष होता है, हमारे जीवन का जो संघर्ष होता है वो इस समुद्र के जैसे ही होता है, बड़ा ही विशाल होता है, अपार होता है, उसका कोई अंत नहीं होता। किंतु साहसी व्यक्ति अपना संघर्ष बीच मझधार में या मंजूर नहीं होता। जैसे तरीके से जो संघर्ष से लड़ना सीखता है वही आगे बढ़ पाता है। तो उसी तरीके से हमें अंतिम समय तक, जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते, सफल नहीं होते, तब तक हमें संघर्ष करते रहना आवश्यक होता है। पेचीदा समस्या को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। जब समस्या पेचीदा हो, मुश्किल हो, हल ना होती हो, तो हमें क्या करना चाहिए? वहां पे नए नए तरीके अपनाने चाहिए। अलग अलग तरीकों की मदद से, सहायता से हमें उन पेचीदा समस्याओं को, कठिन समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगले जो पंक्तियां हैं वे हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। झंकार नहीं ईश्वर साथ सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इन पंक्तियों में कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, आदर्श कहलाने तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी हो गया है। ये जो समय है इसमें विनम्र भावना या विनम्र बनने की भावना जागृत करना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ साथ लोगों में वे आदर्श कहलाए, ऐसा वो बने, ये भावना को भी जागृत करना जरूरी है। तभी लोगों में चेतना आ सकेगी। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो उसकी जो भी शिक्षा है, जो उसने ज्ञान अर्जित किया है, शिक्षा प्राप्त की है, वो सब क्या होगी? व्यर्थ जाएगी।
या वो व्यर्थ कहलाएगी। वो वैसी शिक्षा अगर वो किसी के काम नहीं आता है, किसी की सहायता नहीं कर सकता है, उसकी शिक्षा अगर किसी के काम नहीं आ रही है, तो वो शिक्षा क्या है? वो व्यर्थ है। चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूल नहीं जाना चाहिए। जैसे रहता है ना, वेस्टर्न जो हम कहते हैं, हम वो उसको सीखने का, फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे कभी भी हमें याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जो हमारी वसुंधरा है, धरती माँ है, उसके लिए भी हमारे कर्तव्य होते हैं और उसके अनुरूप ही हमें कार्य करते रहना चाहिए। हमारे विकास जो है उसके अनुरूप ही होने चाहिए, कि ऐसा हम कोई भी विकास ना करें या हम विज्ञान का उपयोग ना करें कि जिससे हमारी धरती को, वसुंधरा को कोई नुकसान हो सके। अगर ऐसा हम करते हैं तो वो विज्ञान भी व्यर्थ है और वो विकास जो है वो भी किसी काम का नहीं है। जो इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं वे हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो ये जो पंक्तियां अभी हमने, अंतिम पंक्तियां जो इस कविता की पढ़ी हैं, निर्माणों के पावन युग से इस कविता की, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हम कर रहे हैं या हम कर चुके हैं, अगर वो मनुष्य के काम नहीं आती है, मनुष्य के उपयोग की नहीं है या मनुष्य का उपकार नहीं कर सकती, तो वो विज्ञान और वे आविष्कार व्यर्थ है। वो आविष्कारों का भी कोई मतलब नहीं है और उस विज्ञान का भी कोई अर्थ नहीं है अगर वो मनुष्य का भला नहीं कर सकता, उपकार नहीं कर सकता या उनके कोई काम नहीं आ सकता। तो ऐसे आविष्कार करके कोई भी हमने अच्छा कार्य नहीं किया है। इस सृजनहीन ही कहा जाएगा, इसे व्यर्थ कहा जाएगा, अनुपयोगी कहा जाएगा। अगर वो सृजन नहीं कर सकता तो सृजनहीन है, यानी बढ़ते हुए को हीन करता है, कम करता है, तो इसे हम सृजनहीन कहेंगे। यहाँ पे कवि कहते हैं, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना ना भूले। जीवन का उत्थान करना, हम इस जगमगाहट में, तड़क भड़क में, जो हम प्रौद्योगिक या आविष्कारों के युग में, हम अपना उत्थान करना ना भूल जाए। हम आविष्कार तो करते जा रहे हैं, ये ऐसा ना हो जाए कि हम स्वयं का उत्थान करना भूल जाए और हम कहीं पीछे रह जाए। तो इस बात का ध्यान हमें देना आवश्यक है। मतलब ये आखिरी पंक्तियों में से भी एक महत्वपूर्ण संदेश जो कवि दे रहे हैं वो है कि आविष्कार जो हम करते हैं उसका अंत में मनुष्य के लिए काम आना आवश्यक होता है। अगर वो मनुष्य के काम नहीं आती है, उसका उपकार नहीं कर पाती, उसके उपयोग के लायक नहीं है, माना जाए वो विज्ञान भी व्यर्थ है। जिस विज्ञान की मदद से हमने वो आविष्कार किए हैं, वो विज्ञान भी व्यर्थ कहलाएगा, वो आविष्कार भी व्यर्थ हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान हमें यहाँ पे रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये जो कविता है निर्माणों के पावन युग में, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित है। इसमें कविता जो मुख्य संदेश दे रहे हैं कि इस युग में, इस विकास के युग में, अनुसंधान के साथ साथ हमें नए नए अनुसंधान तो करने हैं, परंतु संस्कृति का सम्मान करना है, चरित्र निर्माण करना है और आविष्कार भी ऐसा ही करना है जो मनुष्य के भले के लिए हो, मनुष्य के उपयोग के लिए हो, मनुष्य पे उपकार कर सके। वरना ये विकास, ये निर्माण, ये आविष्कार, ये सब क्या कहलाएंगे? व्यर्थ कहलाएंगे। इसका कोई भी मनुष्य के लिए अगर उपयोग नहीं है तो ये व्यर्थ कहलाएगा।
तो इसके साथ यहाँ पे मैं अपना आज का पाठ यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Sandeep sir. थैंक यू मैम।